सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम कोर्ट राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। अदालत उज़्मा से अदालत आलिया तक पूरे हफ्ते अदालती कार्रवाई में क्या कुछ हुआ, क्या अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं, इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए मैं अपने 3 खसूसी नुमाइंदगान पर मेंबर जो मुश्तमिल बेंच है वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होगा। साथ ही साथ लीगल ओपिनियन के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर कानूनदान। तो सबसे पहले बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ जो कि है दी रीकैप में आपको बताएंगे कि अदालत उज़्मा से लेकर अदालत आलिया तक पूरे हफ्ते क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ केस, क्या नए कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पार्लिमानी सियासत के लिए अहल हो जाएंगे? शरीफ और जहांगीर तरीन जैसे सियासतदान क्या इस कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं? सेनेट में गुज़श्ता रोज़ तरमीम के ज़रिए एक जानिब सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वापस लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया, तो दूसरी जानिब ताहयात नाअहली की सज़ा को 5 साल तक महदूद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ पंजाब इंतखाबात और रिव्यू एंड जजमेंट से मुताल्लिक चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि हमारे सामने इंसाफ का टेस्ट है, सवाल ये है कि नज़रसानी केस किस बुनियाद पर होनी चाहिए। मज़ीद कहा कि आर्टिकल 184/3 के खिलाफ रेमेडी को वेलकम करेंगे। दौरान दलाइल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन में आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स को भी इख्तियार दिया गया है। आर्टिकल 199 के खिलाफ दरख्वास्त पर इंट्रा कोर्ट अपील का हक है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का दायरा कार वसी है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि नज़रसानी में अपील हो सकती है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट आखिर है क्या, ये कब नाफिज हुआ और इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नाज़रीन, 29 मई 2023 को वो तारीख़ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये नया कानून नाफिजुल अमल होने का इंकिशाफ हुआ। नए कानून के आर्टिकल 184/3 के तहत आज खुद नोटिस पर फैसले के खिलाफ अपील दायर का हक दिया गया, यानी अब नज़रसानी का दायरा कर अपील जैसा होगा और फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच अपील की समाअत करेगा। पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब। खुश आमदीद। हामिद खान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? ये आ रही है। हामिद साहब बताइएगा, ये जो नया कानून है इससे मुताल्लिक आपको क्या लग रहा है? अदालत से इसकी तौसीक होती हुई नज़र आ रही है आपको या इसको कलअदम करार देते हुए नज़र आ रहा है? देखिए, जो कल लॉ उन्होंने पास किया है, सेनेट ने किया है, बाकी भी हो जाएगा जैसे नज़र आ रहा है। उसके तहत ये जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो उम्र भर की नाअहली है उसको कम करके 5 साल तक पर महदूद कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने कहा है कि सदर को इख्तियार डेट देने का इख्तियार जो था पहले वो इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा। पहली बात तो जो ज्यादा अहम है इस हवाले से वो तो ये है कि जो आइन की तशरीह थी जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी 2017 में और 18 में, जिसमें ये बात कही गई थी कि अगर कोई शख्स आर्टिकल 2(1)(f) के तहत वो सादिक और अमीन नहीं उतरता तो उस सूरत में वो नाअहल होगा आइंदा किसी भी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लेने का और वो सारी उम्र के लिए कलअदम हो जाएगा या नाअहल हो जाएगा। बिल्कुल। उसके तहत 2 अशखास के खिलाफ ये वर्डिक्ट पास हुआ था, नवाज शरीफ के साथ और उसके बाद जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ। बिल्कुल। तो अब उसके बारे में ये बहुत बेचैनी थी, ज़ाहिर है कि जो PMLN को कि ये किसी न किसी तरह से कम करके रास्ता हमवार किया जाए नवाज शरीफ को वापस लाने का और सियासत में हिस्सा लेने का और उनको फिर से चेयरमैन पार्टी का बनाने का, और इसी तरह से कुछ लोग और जो नई एक पार्टी बनाई जा रही है उनके लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि जो उनका कायद है जहांगीर तरीन उसको किसी न किसी तरह से अहल किया जाए ताकि वो खुद भी इलेक्शन लड़ सके और सियासी जो है एक्टिविटी में हिस्सा ले सके। तो मेरे नज़दीक ये जो कानून साजी की जा रही है इस हवाले से मैं समझता हूँ वो आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की शिक की जो 62(1)(f) है उसकी तशरीह की थी
और उसकी दो ही तरीका है उस तशरीह में तब्दीली होने का। एक तरकीब तो ये तरीका ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर नजरसानी करे और नजरसानी करके कहे कि वो हमारा जो व्यू था वो गलत था, अब व्यू हमारा ये है कि ये हम 5 साल से ज्यादा के लिए नाअहल नहीं करेंगे किसी को। सर ऐसा होते हुए वैसे नज़र तो नहीं आ रहा, बहैसियत कानूनदान आप डेफिनेटली बेहतर जानते हैं, कोई अदालती नज़ीरें ऐसी नहीं हैं, कोई तारीख में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि रिवर्स गियर लगाया जाए और सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला वापस ले। तो ये नहीं, लेकिन एक अरसे के बाद अभी मैं समझता हूँ इतना अरसा नहीं गुजरा, बाज़ मुल्कों में और पाकिस्तान में भी एक व्यू होता है, जैसे कि 1958 में एक व्यू था 200 केस में, जिसको आसमा जिलानी केस में 1972 में कहा कि वो गलत व्यू था, सही व्यू ये है। ये हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद महसूस करे कि किसी स्टेज पर कोई गलत उनसे एक व्यू ले लिया है तो उसको दुरुस्त करना है, लेकिन वो उस केस में नहीं होगा, वो तो किसी और केस में होगा। यानी अगर कल कोई और नाअहली का मामला सामने आता फिर सुप्रीम कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। जिन लोगों को एक दफा वो नाअहल करार दे चुकी है उसमें तो मैं नहीं समझता कि ये अप्लाई करेगा। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट यानी सिर्फ आम कानून से इसमें तब्दीली नहीं लाई जा सकती, इसके लिए आपको आइन की तरमीम करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था ताहयात नाअहली का उसको आप तब्दील करना चाहते हैं तो उस सूरत में आम कानून में या इलेक्शन एक्ट में तरमीम से नहीं हो सकता, उसके लिए आपको आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। यानी आर्टिकल 62(1)(f) में प्रोवाइडो डालना पड़ेगा कि अगर इसके तहत किसी को नाअहल करार देती है कोई कोर्ट तो वो नाअहली जो है 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। बगैर आइनी तरमीम के आप कैसे एक आम कानून के जरिए कैसे सुप्रीम कोर्ट की हुई तशरीह को, जो कि आर्टिकल 62(1)(f) है, इस वक्त वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह कर दी है। सही हो गया। हामिद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे एक और सवाल भी दागना चाहूँगी। मेरे साथ जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं हमारे, तो मैं उनसे कहूँगी कि वो कुछ कानूनी जो पहलू हैं उनसे मुतालिक आपसे ज़रा सवाल करें। हामिद खान साहब, मैं आपसे जानना ही चाहूँगा जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है जिसके ऊपर समाअत ऑलमोस्ट फाइनल मराहिल में पहुँच चुकी है, अगर तो ये जो नई तरमीम हुई है जैसे सदर से इख्तियार वापस ले लिया गया डेट देने का, इलेक्शन कमीशन का रिव्यू में भी यही मौक़िफ़ था, और पहले तो ये बताएंगे कि आपको रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट सस्टेन करते हैं? नहीं आ रही आवाज़, नहीं आ रही। खान साहब, आप आवाज़ आ रही है आपको? इनकी आवाज़ बहुत हल्की है। अच्छा, इसकी आईनी हैसियत पे सवाल उठाया जा रहा है। हामिद साहब, ये बताइएगा कि आईनी तौर पर डेफिनेटली यही बात हो रही है कि इसका जो तरीक़ेकार है वो ठीक नहीं है, इससे मुतालिक आप क्या कहेंगे? किसका तरीके साथ? सर, ये जो तरमीम जो है वो की गई हैं आईनी तौर पर। जी, मैं समझता, ये जो तरमीम इलेक्शन एक्ट में की जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल, वो देखिए ना, उस आम कानून के तहत वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली जो है ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। और दूसरी बात ये है कि जो आइन में तरमीम क्या हुआ, आइन में तरमीम वर्चुअली की जा रही है, वो आप आम कानून के ज़रिए नहीं कर सकते। खान साहब, इसमें एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे उसकी समाअत पहुंची हुई है, उसमें भी जो 188 के तहत रिव्यू होता है, खासकर 184(3) के केसेस में, उसका स्कोप एक सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से इनलार्ज किया गया है। वो आपकी नज़र में कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे कैसा है? क्या एक एक्ट के ज़रिए रिव्यू के स्कोप को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, ये मुमकिन तो है, लेकिन बहरहाल ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सुन रही है तो मैं कमेंट अवॉइड करूँगा। लेकिन आइन के तहत रिव्यू तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 188 के तहत सुप्रीम रिव्यू जो है आर्टिकल 184(3) के फैसलों का भी वो प्रोवाइडेड है, हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसका ये स्कोप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बज़रिया आम कानून के, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अपनी फाइंडिंग देगी। लेकिन अगर हो गया, हामिद साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, बिल्कुल अगर हो भी सकता हो, 3 मेंबर बेंच है हमारा, सीनियर ये आइंदा आने वाले केसेस के लिए होगा, पिछले रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ नहीं हो सकता।
ठीक हो गया। इमरान वसीम साहब, आप बताइएगा क्या कहेंगे? अभी आप रोज़ाना की बुनियाद पर ये केसेस कवर भी कर रहे हैं, तो क्या देखा है अभी तक इस तमाम तर मामले पर? पहले तो नीलम आप थोड़ा सा ये बताएंगी कि आप सवाल स्पेसिफिकली किसके हवाले से पूछ रही हैं? यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, एक रिव्यू ऑफ रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट से मुतालिक बात करेंगे। उसमें तो अभी दलाइल जो है वो दरख्वास्त गुजारा के हुए हैं, उसमें दरख्वास्त गुजारों के दलाइल के बाद अब अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी हैं और अटॉर्नी जनरल अदालत ये नुकता लेके आए कि देखें कि ये जो कहा जा रहा है ना कि आप जो अपील का राइट दे रहे हैं, नजरसानी का जो दायरा है उसको बढ़ा के, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ ये था कि आप अगर रिव्यू का दायरा अपील की तरह से बढ़ाएंगे तो एक तरह से री हियरिंग हो जाएगी। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ कह लें या अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ कह लें, वो ये कह रहे हैं कि ये रिव्यू ही है, इसमें सिर्फ जो उसका स्कोप है उसको लार्ज ज़रूर किया गया है, लेकिन इसको अपील इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब अपील दायर होती है तो उसमें नया बेंच बनता है। जो पहले जजेस केस सुनते हैं वो पहले वाले जजेस जो हैं वो अपील वाले बेंच में शामिल नहीं होते, तो नए बेंच के पास भेजा जाता है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि क्योंकि पहले वाले बेंच भी अब नजरसानी का दायरा बढ़ने के बाद उसमें शामिल होंगे, 2 जज और शामिल हो जाएंगे, तो वही बेंच रहेगा, मज़ीद जजेस शामिल हो जाएंगे, तो इसमें ये अपील वाला कंसेप्ट नहीं है, नजरसानी है। लेकिन क्योंकि वक्त के साथ साथ 1980 में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने थे और वक्त के साथ साथ इसका जो दायरा है वसी हुआ है, तो फिर नजरसानी भी जो है इसका स्कोप कम नहीं होना चाहिए। बाकी जो अपीलें हाई कोर्ट से आती हैं या ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, उसमें बेशक जो दायरा है नजरसानी का ना बढ़ाया जाए, लेकिन इसकी हद तक जो कहा गया है कि आप दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बात जो चीज़ है वो इम्बैलेंस हो गई है। एक तरफ अगर आर्टिकल 184(3) का दायरा बढ़ा है तो फिर रिव्यू का भी बढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट से मुतालिक बात हो रही है, तो मैं भी बढ़ूंगी तैयब बलोच की तरफ। तैयब, आपका क्या कहना है? क्या लग रहा है कि इस कानून से साबिक वज़ीर आज़म समेत जो नई एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एक नई जमात के सरबराह की तरफ से, जहांगीर तरीन खान साहब की तरफ से, रिलीफ होता हुआ नज़र आ रहा है इनको? देखें, रिलीफ नज़र आ भी रहा है और रिलीफ उनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये जो हुकूमत ने की जानिब से नई कानून साजी की जा रही है, जिस सेनेट में जिसका बिल जो है पास हो गया है। सिंपल बात यह है कि जब से ये PDM की हुकूमत आई और इनका मेन मकसद और मंशा यही था कि किसी तरीके से आर्टिकल 63A की भी, वैसे हमने देखा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह की, तो पार्लियामेंटेरियंस की नज़र में ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की गई, और फिर जो सज़ा मिलती है 62(1)(f) के तहत, तो वो सज़ा का तयन नहीं था, और वो फिर ये था कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दे दिया जाता था, सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्ज़ी की तशरीह किया करती थी। हमने ये भी देखा कि यहाँ से पार्लियामेंटेरियन एक मुद्दत के लिए भी नाअहल हुए और ताहयात भी नाअहल हुए। तो इसी वजह से जो है वो हुकूमत की मंशा में ये था कि हम क्यों ना एक दफ़ा इस सज़ा का जो है वो तयन कर दें, तो एक टर्म के लिए तयन हो गया। तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी नाअहली पूरी कर चुके हैं, एक टर्म की देखें तो वो एक टर्म से भी ज़्यादा पूरी कर चुके हैं। तो इस वजह से अब वो नेक्स्ट अगर वो कुछ होता है तो वो उसके अहल हो जाएंगे, अगर ये कानून जो है वो नाफिज़ुल अमल हो जाता है। सही हो गया। जुल्करनैन इकबाल, आप क्या बताएंगे? जिस रोज़ कोई भी अदालत नाअहली से मुतालिक फ़ैसला करेगी, उस रोज़ से लेकर 5 साल तक के लिए एक टाइम फ्रेम जो है वो दे दिया गया है, और अभी की जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर सियासी सरगर्मियों की बात की जाए तो बढ़ चढ़ कर जहांगीर तरीन खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी जो है उसको बना रहे हैं, सब एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको, इस तमाम तर मामले में रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए नीलम, बात यह है कि जब जहांगीर तरीन साहब को ये समीउल्लाह बलोच केस की अगर हम बात करें, जिसमें कहा गया था कि नाअहली ताहयात होगी, उसमें उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि क्योंकि 62(1)(f) में टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, 63 में दिया गया है मुख्तलिफ औकात में, जैसे 5 साल की नाअहली 63(1)(g) में दी गई है तौहीन अदालत पे, और अगर कोई किसी जुर्म में सज़ा याफ्ता होता है उसके लिए भी 5 साल का टाइम मुकर्रर है। तो अगर 62(1)(f) में नहीं दिया गया तो ताहयात अदालत ने का तस्वर होगी, अनलेस पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर ले। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। जब कोर्ट खुद कह रही है कि आइन में तरमीम करने से तब्दील होगी, तो फिर सिंपल लेजिस्लेशन से होती नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता है जब ये बिल कानून का हिस्सा बनेगा, वो गज़ट नोटिफिकेशन इसका आएगा, उसके बाद फिर ये लाजमी चैलेंज होगा और फिर अदालत में एक दफ़ा ये मामला दोबारा खुलेगा कि नाअहली की मुद्दत, जब ये कहा जाता था, अदालत पर तनकीद की जाती थी कि लिखा हुआ नहीं है था, या तो इन्होंने रीड इन कैसे कर लिया। फिर जब ये नहीं लिखा हुआ कि 5 साल है, तो फिर कोर्ट 5 साल को क्यों रीड इन करे, खुद से कैसे अजूम करे, ताहयात नहीं कर सकती तो 5 साल भी फिर मेरे ख्याल नहीं कर सकती। अच्छा नीलम, मैं हामिद खान साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। हामिद खान साहब, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ अपनी नज़रसानी दरख्वास्त में ये है
कि सदर से जो इख्तियार है वो लेकर इलेक्शन कमीशन को दिया जाना चाहिए कि इलेक्शन कब करवाने और कब नहीं करवाने। अब रिव्यू में उनका मौक़िफ़ भी ये, अब नई लेजिस्लेशन भी सेक्शन 57 में जो तरमीम कर दी है इलेक्शन एक्ट में, उसमें यही कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ये तयन करेगा कि इंतखाबात की तारीख कब देनी है और आगे बढ़ाने का इख्तियार भी कमीशन के पास है। तो क्या इससे जो नज़र सानी की दरख्वास्त है वो टेक्निकली ये गैर मौसर नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, हमारी दूसरी स्टोरी जो है वो भी हामिद खान साहब बताइएगा, क्या कहेंगे इस मामले पर? कानून है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज हुआ है और जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं करता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो यहाँ तक बात है कि अगर आइंदा से, क्योंकि ये जो सदर को भी जो इख्तियार दिया गया था वो इलेक्शन एक्ट के एक शिक के तहत दिया गया था, उस हवाले से तो इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि इसमें तरमीम अगर इलेक्शन एक्ट में कर दी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर इलेक्शन कमीशन को ही इख्तियार दे दिया जाए कि तारीख दे, क्योंकि फिर भी इलेक्शन कमीशन जो है उस पर पाबंदी है कि वो आइन के शिकों के मुताबिक कराएगा इलेक्शन। यहाँ जो सबसे बड़ी कमज़ोरी नज़र आई है ये सारे केस में जो कि इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पिटीशन दी हुई है, वो इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन के दी हुई टाइम लाइन से बाहर निकल जाए। इन्होंने एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने जो किया है वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की इन्होंने जो है की है ख़िलाफ़ वर्जी, बल्कि उन्होंने तो आइन की भी ख़िलाफ़ वर्जी कर दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस बुनियाद पर ये नज़र सानी की दरख्वास्त लेके गए हैं, जबकि 14 मई की तारीख वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और उसमें ये भी वाज़े की हुई है कि 90 दिन गुजर जाने के बाद हम कुछ दिन की गुंजाइश दे रहे हैं, इस बात की गुंजाइश दे रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल की कुछ ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक। उससे आगे जाने की तो मेरे नज़दीक आइन के तहत कोई गुंजाइश है नहीं। और ये जो मेरे नज़दीक तो इलेक्शन कमीशन की जो नज़र सानी की दरख्वास्त है, ठीक है सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, मैं इस पर कमेंट अवॉइड करता हूँ, लेकिन मैं अगर उसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि ये बिल्कुल दरख्वास्त बनती ही नहीं है। ठीक हो गया हामिद खान साहब, हमारी जो सेकंड टॉप स्टोरी है उसी से मुतालिक बात हो रही है, तो मैं अपने जो नुमाइंदगान हैं उनसे भी बात करना चाहूँगी इसी मामले पर। एक लंबे अरसे तक नून लीग पर देखा गया कि जुमे का रोज़ भारी रहा, लेकिन अभी जो गुज़श्ता जुमा था उसी रोज़ देखा गया कि जो नई तरमीम हुई है उसके मुताबिक जो इलेक्शन का तमाम इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। तारीख़ कौन अनाउंस करेगा, कौन इसका ऐलान करेगा, ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा। और साथ ही साथ जो ताहयात नाअहली से मुतालिक एक टाइम फ्रेम है उसको भी महदूद कर दिया गया है। इमरान वसीम साहब, आप बताइएगा क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर? एकदम तरमीम के बाद तरमीम के बाद तरमीम, और वो तमाम चीज़ें जो कि लग रहा है ऐसा कि शायद मौजूदा हुकूमत है उसके अपने मुफाद में है, वो हो रही है। देखिए नीलम, ये थोड़ा सा टॉपिक हमने अपने पहले राउंड में भी टच किया था। अब यहाँ पे नीलम जो बात हो रही है कि कानून साजी के ज़रिए क्या ये अख्तियार दिया जा सकता है या कि जो एक चीज़ें हैं कि ताहयात नाअहली उसमें चेंज किया जा सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की थी उस पर आने से पहले ये देखा जाए कि क्योंकि अभी कैलकुलेशन ये की जा रही है कि इससे नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँचेगा, इससे जहांगीर तरीन को फ़ायदा पहुँचेगा, यानी हमें एक दायरे के अंदर एक लिमिट कर लिया कि ये जो कानून बना है तो इसमें सिर्फ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा पहुँचेगा। मौजूदा हालात में अगर हम देखें जो बेयकीनी के बादल खान साहब के आने वाले दिनों के ऊपर मुस्तकबिल की सियासत पे छाए हुए हैं, इसका फ़ायदा खान साहब को भी होगा। बिल्कुल, ये नहीं कि आज अगर नवाज शरीफ को होगा, आज अगर जहांगीर तरीन को होगा। अभी तो ये कानून सेनेट से पास हुआ है, दोबारा कौमी असम्बली में जाएगा और कौमी असम्बली में जाने के बाद फिर ये सदर साहब को भेजा जाएगा। वैसे तो ये भी वाइब्स आ रही हैं कि हुकूमत की प्लानिंग ये है, प्लान ये बना रखा है कि जब ये बजट बिल पास करवा लिया जाएगा उसके बाद फिर ये कौमी असम्बली से दोबारा इसको मंजूर करवा के सदर साहब चूँकि हज पे जा चुके होंगे, इस दौरान डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो कायम मकाम सदर बन जाएंगे, तब ये कानून जो है वो उन्हें अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। अब होता क्या है, कतई नज़र उस बहस में जाए बगैर, लेकिन इसका फ़ायदा तमाम लोगों को होना है। और उसमें एक और चीज़ भी है जो अभी मैं आगे चल के बात करते हैं। ये जो ताहयात नाअहली की सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद के ऊपर की कि एक तो आइन के अंदर खला मौजूद है, उसमें क्लियर नहीं किया गया था ये ताहयात होगी या ताहयात नहीं होगी। दूसरा, कोई नीचे कोई कानून नहीं था स्पोर्ट में, ना रूल्स थे ना कानून था। तो अब अगर कानून बन गया है, अगर आप आर्टिकल 175 जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अख्तियारात के हवाले से है, 75 या 76 है,
उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं वो आइन और कानून के ताबे होंगे। अगर कानून साजी के ज़रिए कोई सुकम है, कोई वजाहत नहीं है, क्लैरिटी होती है, तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए। से शुरू करूंगी, अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हैं तो सवाल अवाम का भी आपके सामने रखेंगे, जबकि इस नए एक्ट से मुतालिक भी चंद एक नए नुकात जो हैं वो भी सामने रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी गुज़श्ता रोज़ सेनेट में होने वाली जो नई कानून साजी है। इमरान वसीम का चांस तो ले लिया और 3 मेंबर बेंच में मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर जुल्करनैन भी मौजूद हैं। जुल्करनैन, आप क्या बताएंगे, क्या लग रहा है इस तमाम तर जो नई तरमीम, जिससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद जो 2 बड़ी शख्सियात हैं जिनमें साबिक वज़ीर आज़म हैं, जहांगीर तरीन है, उनके अलावा बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया इमरान वसीम ने कि लग ऐसा रहा है कि मुस्तक़बिल में बहुत सारे जो दीगर जो लीडरान हैं उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, फ़ायदा तो तब मिलेगा जब लेजिस्लेशन सस्टेन करेगी। जब ये एक चीज़ आइन में नहीं दी गई, ये एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि जो बात आइन में नहीं दी गई उसके नीचे बने हुए उस कानून में उस चीज़ को शामिल नहीं किया जा सकता कि जो इख्तियार आइन में ना दिया हो। इसी तरह कानून के नीचे जो रूल्स बनते हैं उनमें भी वो चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो उस बेसिक लॉ में ना हो। छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, नैब के रूल्स बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब उस वक्त का जो नैब का लॉ था उसमें कहीं नहीं था कि चेयरमैन को एक्सटेंशन दी जा सकती है। उन्होंने रूल्स में ये डाल दिया कि जब तक नया नहीं आता पुराना चेयरमैन कंटिन्यू करेगा। उसके ऊपर वजारत कानून ने और सदर मुमलिकत ने इतराज़ लगा के वापस भेज दिया था। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुलजार थे चीफ जस्टिस, जब उन्होंने भी कहा था कि ये आप किस तरीके से कर सकते हैं कि जब लॉ में ये चीज़ नहीं दी गई। उसके बाद फिर नैब कानून में अमेंडमेंट की गई थी उसको कवर अप देने के लिए। इसी तरीके से जब आइन में मुद्दत नहीं देगी तो नीचे की सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में उसको कवर अप नहीं दिया जा सकता। कवर स्टोरी वो बॉडी किस्म की होगी जो दी गई है। उसके लिए बेहतर यही है कि सारों का, क्योंकि ये मसला हर जमात का कोई ना कोई बंदा 631F का शिकार या हो गया या हो सकता है आगे चल के हो जाए, कभी भी किसी पे भी ये लग सकता है, और रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी एफिलिएशन। तो ये सारे मिल बैठ के अगर पार्लियामेंट के जरिए एक आईनी तरमीम के जरिए इसको लीगल पार्लियामान के जरिए कानून साजी जो है वो बेहतरीन हल है इसका। तो ये बोलो, आप क्या कहेंगे? आपने पहले भी कहा कि आप इस हक में हैं बहैसियत जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर की, ये चीज़ होनी चाहिए। एक आईनी खुला बरकरार है, 5 साल की मुद्दत या ताहयात नाअहली, डेफिनेटली किसी ना किसी को तो इसका फैसला करना होगा ना। आपके ख्याल में आप क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? देखिए, वो जो आइनी खला था और जिसको अदलिया जो है अपने तौर पे इस्तेमाल कर रही थी, जो भी जज थे वो अपने तौर के ऊपर उसकी तशरीह कर रहे थे, कोई ताहयात नाअहली दे रहे थे तो कोई जो है वो 1 टाइम की नाअहली दे रहे थे। तो उस आइनी खला को ही दरअसल इस कानून के ज़रिए जो है वो दूर करने की कोशिश की गई। और इस सवाल से ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें कहा गया कि भाई सज़ा का तयन नहीं है तो जो है वो पार्लियामेंटेरियन जो है या हुकूमत जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए या आइन साजी के ज़रिए जो है वो सज़ा का तयन कर सकती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हुकूमत ने अब आके जो है वो सज़ा का तयन किया और इससे फ़ायदा सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं पहुँच रहा, सिर्फ जहांगीर तरीन को नहीं पहुँच रहा। जैसे इमरान ने कहा कि फ़ायदा इससे जो है वो इमरान खान को भी पहुँचेगा और शायद उन तमाम लोगों को फ़ायदा पहुँचे जो है ताहयात नाअहल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से या मुख्तलिफ अदालतों से जो जिनके खिलाफ फैसले हैं। तो ये एक खुशाइंद है कि क्योंकि किसी को ताहयात सज़ा नहीं दी जा सकती और ना दी जानी चाहिए। ये तो खुद जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी ये नुक्ता उठाया गया और इवन के खुद चीफ जस्टिस अब पाकिस्तान उमर बिल्कुल सियासतदान का एक करियर होता है और इस तरह उसे ताहयात नाअहली करार देना डेफिनेटली। जी इमरान मेरे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इमरान, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो तरमीम तब करनी पड़े ना, कोई आइन की प्रोविजन को आपने चेंज करना हो। जब वहाँ पे आइन के अंदर ताहयात नाअहली नहीं दी गई तो सुकम जो वहाँ पे है कि मयात नहीं है तो मयात कितनी होगी, तो वो कानून के ज़रिए दे दी गई है। फिर ये जो कानून बनते हैं नीलम, ये आइन के नीचे ही बनते हैं। आइन को आगे ज़ाहिर सी बात है तमाम चीज़ें आइन में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें एलेबोरेट करने के लिए, आसान बनाने के लिए नीचे कानून बनता है, नीचे फिर रूल्स बनाए जाते हैं। और ये जो ताहयात नाअहली की तशरीह है, इंटरप्रिटेशन, इस पे तो बंदयाल साहब का रिसेंट इसके ऊपर मौक़िफ़ आया कि ये ड्रैकोनियन ज़ालमाना कानून है। यानी अगर बंदा कोई कत्ल करे वो तो 10 साल के बाद दोबारा जेल से छूट के आ जाएगा। मामला ऑलरेडी जो है वो अदालतों में भी ज़ेरे समात है। तो देखना ये है कि अदालतें इस तमाम तर मामले को कैसे देखती हैं। आया इन तमाम तर जो नई जो रिव्यूज़ हैं या जो नई कानून साजी है उससे मुतालिक इसको तौसीक की जाती है इसकी, या इसको कलअदम करार दिया जाता है। अपने प्रोग्राम में अगला राउंड है हमारा सवाल अवाम का, इसकी तरफ बढ़ेंगे और एक अहम खबर जो है पहले वो शेयर करेंगे, उसके बाद आपके सामने रखेंगे सवाल अवाम का।
लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद अफराद को 5,000 रुपए रोजाना के हिसाब से जुर्माना करने का अपना ही फैसला मुअत्तल कर दिया। शहबाज रिजवी और जस्टिस वहीद खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। इससे कबल पंजाब के मुख्तलिफ अजला के 25 डिप्टी कमिश्नर्स ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले के तहत डिप्टी कमिश्नर्स को गैर कानूनी तौर पर नजरबंद अफराद को 5,000 रुपए रोजाना के हिसाब से जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। यानी अब इस फैसले के बाद गैर कानूनी तौर पर शहरियों को उठाने और नजरबंद करने की खुली छूट होगी। अगर किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कर भी लिया जाए तो इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, ना ही उन्हें कोई जुर्माना अदा करना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट से ये खबर है और बड़ी ही अहम खबर है। एक तरफ से चहमगोइयाँ हो रही होती हैं, अभी मामला चल रहे हैं उनको देखकर ये एक कायम कर दी जाती है राय कि शायद पाकिस्तान जो है वो बनाना रिपब्लिक है, जिसका जो दिल चाहता है करता है, जंगल का कानून है। तो ऐसे में एक कोर्ट की तरफ से ऐसा ऑर्डर आना, उस पर बात करते हैं अपने 3 मेंबर बेंच से। आप क्या कहेंगे इमरान, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? पहले सज़ा जो है वो मुकर्रर की गई, उसके बाद उसी बेंच के फैसले को वही अदालत जो है वो कलअदम करार दे देती है। 3 मेंबर नुमाइंदगान बेंच, बिल्कुल नुमाइंदगान, पहले हमको कोई अदालत तो हम यहाँ पे है नहीं। तो इसमें देखें ये हमारा एक तरीकाकार है, मतलब अदालतों का, कि अगर वहाँ पे कोई फैसला दिया गया था हाई कोर्ट में तो आप इंटर कोर्ट अपील करके उसमें आप उसके साथ मुत्तफिक नहीं है तो आप अपील कर सकते हो। अपील के अंदर अब अदालत ने ज़ाहिर सी बात है कि उसको सस्पेंड किया है, केस अभी सुना जाएगा, फर्दर चलेगा, अल्टीमेट फैसला भी इंट्रा कोर्ट अपील पे आना है। ये नहीं है कि पहला फैसला अगर वो नज़रबंदियों पे 5,000 का जुर्माना लगाया था कि आप कैदियों को देंगे, उनसे लेंगे नहीं, उनको देंगे, उनके वर्सा वगैरह को देंगे जितना आपने उसको जितने दिन नज़रबंद किया। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, ये ट्रैफिक जो है ना 1 वे नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा फैसला है। आइन इजाज़त नहीं देता कि आप शहरियों को पकड़ के गैर कानूनी तौर पे, गैर आइनी तौर पे नज़रबंद करके अंदर आपके हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, आप सलब नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि ये डायरेक्शन सिर्फ सिविल इदारों के लिए क्यों नहीं है। सबसे पहले आपने अपने घर को ठीक करना है। एक आम बंदे का मुकदमा है, उसके घर में चोरी हो गई है, उसका साइकिल चोरी हो गया है, उसका मोटरसाइकिल चोरी हो गया है, या किसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया है, वो केसेस तो डिसाइड नहीं होते ना जल्दी से। बिल्कुल, उन केसेस को भी उसी पेस के साथ डिसाइड होना चाहिए। और जो जस्टिस है वो नजर आना चाहिए। एक नुक्ता जरूर सुने, बात यह है कि अगर वहां पे जुर्माने किए जा सकते हैं तो निचली अदालतों में बैठे जज साहबान अगर प्रॉम्प्टली एक्सपीडिशन से फैसले ना करें तो उनके ऊपर भी इसी तरह के जुर्माने होने चाहिए। उनकी भी जो एक वो सर्विस रिकॉर्ड बनता है उसके अंदर ये नेगेटिव पॉइंट होने चाहिए। बिल्कुल, कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। तजुलकरन, आप क्या कहेंगे, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी तो क्योंकि इनिशियल जो हियरिंग होती है उसके बाद हमेशा से होता है कि जब कुछ सज़ा दी गई हो या ऐसा कोई मामला हो जिसमें एडवर्स एक्शन का ऑर्डर दिया गया हो, अमूमन अदालतें उसको सस्पेंड करती हैं। जैसे कि कुलभूषण की सज़ा भी सस्पेंड हुई तो काफ़ी शोर डला था कि जी उसकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई, जबकि बेसिकली वो सज़ा मुअत्तली एक रूटीन का प्रोसेस था। इसी तरीके से ये एक कह लें कि स्टे ऑर्डर पर जैसे अक्सर सियासतदानों को हम कहते हैं बहाल कर दिया गया, तो बेसिकली एक स्टे ऑर्डर है। ये दिया गया कि इससे पहले कि डिप्टी कमिश्नर 5-5 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से एक बंदे को 50,000 पे कर दें, बाद में कोर्ट के नहीं जी वो फैसला गलत था अल्टीमेट फैसले में, तो फिर वो 50,000 की रिकवरी कहाँ, डीसी दोबारा पकड़ के उसको कहेगा मेरे 50,000 वापस कर, इसलिए हाँ वो दोबारा फिर उसको जेल जाना पड़ेगा पैसे ना देने पे। इसलिए ये टेम्परेरीली ये उसको सस्पेंड किया कि तब तक अदायगी ना करें। हो सकता है में अदालत इस नतीजे पर पहुंचे मौजूदा हालात में कि सिंगल बेंच का फैसला दुरुस्त था। अगर वो फैसला दुरुस्त करार पाता है फिर उसी तारीख से जब से फैसला आया था नए सिरे से वो 5-5 हज़ार पर डे के हिसाब से हो सकता है डीसी को आगे देना पड़ जाए और उनकी अपील सस्टेन ना करे। तो ये रूटीन का प्रोसेस था जो अदालत ने किया। ठीक है तैयब, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? थोड़ा मुज़ैका खेज़ भी लगता है इस तरह से कि डेफिनेटली कुछ हमारे यहाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कई दिन जो हैं लोगों को पकड़ा जाता है, एट दी एंड पता चलता है कि वो बेकसूर थे, तो इसमें उन लोगों का तो फ़ायदा हो सकता था, लेकिन जो मुतल्लिका इदारे के अफसरान हैं वो ज़रूर मारे जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर 5-5 हज़ार रुपये दे के। देखें, ये फ़ैसला तो इंतहाई खुश आइन था और इससे एक होप भी पैदा हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मिसिंग पर्सनस की सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है और इससे कोई बंदा इख्तलाफ नहीं कर सकता। और होप इस वजह से पैदा हो गई थी कि कम से कम किसी को ज़िम्मेदार तो करार दिया जा रहा था, कमिश्नर थे या डिप्टी कमिश्नर होंगे, कि यानी जिसके ज़िले में कोई शख्स अगवा हो गया, उसके बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हुए, उसकी फैमिली,
तो ये एक उम्मीद पैदा हो गई थी। लेकिन अभी ये चूँकि इनिशियल स्टेज में था तो 25 कमिश्नर ने जाके फिर से लोअर हाई कोर्ट से रजू किया और इंट्रा कोर्ट में जाके उन्होंने ये फैसला सस्पेंड कर दिया। लेकिन अभी ये कोर्ट ऑफ लॉ ने इसका फैसला करना है कि वो क्या करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि हमें उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए और हमारी ख्वाहिश भी यही है और हम यही चाहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ को जो है वो सिक्योर करे। ठीक है जी, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, यही कि उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। बहरहाल इंसाफ अगर हो रहा है तो होते हुए नज़र भी आना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से अपने प्रोग्राम का बाकायदा सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। कोर्ट राउंड अप में हमने गुज़श्ता हफ्ते होने वाली जो मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं उनका तो जायज़ा ले लिया, उस पर लीगल ओपिनियन भी ले लिया। आइंदा हफ्ते क्या कुछ होने जा रहा है इस पर बात करूँगी अपने 3 ख़ुसूसी नुमाइंदगान पर मुश्तमिल बेंच से। इमरान वसीम, क्या अहम खबर है, अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है कोर्ट में? देखिए, अगले हफ्ते जैसे कि नीलम आप जानती हैं कि कोर्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो वोकेशंस की तरफ जा रही है। बिल्कुल। और अगला हफ्ता इस लिहाज से भी हम इसे लास्ट वीक कह सकते हैं क्योंकि अगले हफ्ते में फिर उससे अगले हफ्ते में फिर बकरीद भी करीब आ जाएगी। तो अगले हफ्ते में जो फोकस है सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आ सकती है वो एक ही केस है। वैसे तो एक केस नहीं है, 2 केसेस को क्लब किया गया है। एक तो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त है, लेकिन उसके साथ जो रिव्यू एक्ट है जो हमने प्रोग्राम के शुरू में जिसका जिक्र किया वो केस पीर तक किया है। फर्स्ट राउंड में जिसका जिक्र किया वो पीर तक किया है। तो उसमें देखना ही होगा कि जो एजी साहब दलाइल लेके चल रहे हैं, मंसूर उस्मान अवान साहब, वो कितने दिनों में अपने दलाइल को कंक्लूड करते हैं। उनका नुक्ता यही है कि ये कानून साजी जो है वो आप कर सकते हैं सिंपल लेजिस्लेशन के जरिए, इसके लिए आईनी तरमीम रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अदालत अभी तक बज़ाहिर पैमा फशाई उस बात पे कन्विंस नजर नहीं आ रही। तो ये केस जो है वो आइंदा हफ्ते कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसमें जो बात देखने की होगी, मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर अंदाज में जुल्फिकार भी इसके ऊपर जो है बात करेंगे कि फैसला अगर आ जाता है, ये समाअत अगर मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद फैसला कितनी देर में आएगा, घंटों में आएगा, दिनों में आएगा, क्योंकि वो फैसला फिर डिसाइड करेगा कि जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त है उसका मुस्तकबिल क्या होगा। वो 3 रुकनी बेंच सुनेगा या 5 रुकनी बेंच सुनेगा। बिल्कुल, बड़ी अहम स्टोरी है जी। जुल्फिकार, आपके पास क्या खबर है? अगले हफ्ते इलेक्शन से मुतालिक डेफिनेटली बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नज़र भी आ रही है। अटॉर्नी के जो दलाइल है वो भी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। आपके पास क्या खबर है? देखिए, वो एक 2014 में शेख रशीद साहब ने जुमला बोला था, कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। तो मुझे तो कुर्बानी से पहले कुर्बानी नज़र आ रही है। अगले हफ्ते मंडे को ये कंक्लूड हो जाएगा रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट, और क्वाइट लाइकली मंडे की शाम को या ट्यूसडे को इसके ऊपर एक शॉर्ट ऑर्डर आ जाए। शॉर्ट ऑर्डर आ जाए, उसके साथ ही फिर हेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी इलेक्शन कमीशन की रिव्यू की। अभी तक जो इतने लंबे दलाइल सजील सवाती साहब ने दिए थे वो सिर्फ रिव्यू के स्कोप पे थे। जब स्कोप के ऊपर उनके दलाइल ऑलरेडी कंक्लूड ऑलमोस्ट हो चुके हैं, स्कोप वाला लॉ अगर सस्टेन कर गया तो ठीक है, ना सस्टेन किया तो फिर वो वहाँ तक से मामला उससे आगे शुरू होगा। और फिर जुम्मे तक का भी इम्कान है कि रिव्यू के ऊपर भी अपना जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो सकते हैं, और हो सकता है अगले जुम्मे फिर कुछ ना कुछ हमें हलचल नजर आए हफ्ते वाले दिन। तो ईद से पहले अलबत्ता किसी न किसी साइड पे वो हलचल या कोई कुर्बानी वाली साइड, या कुर्बानी अगर हुई नहीं तो कुर्बानी की इब्तिदा ज़रूर हो जाएगी। सही। तैयब बलोच, आपके पास क्या खबर है? क्या आपको भी ईद से पहले कुर्बानी होती हुई नज़र आ रही है अदालत उज़्मा से किसी भी तरह से? सुप्रीम कोर्ट से जो है वो हंगामा खेजी नज़र आ रही है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो चुकी हैं, मोस्टली जजेस छुट्टियों पे चले जा चुके हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के खासकर ये जो 3 रुकनी बेंच है जिसके ऊपर हुकूमत भी एतराज़ात उठा चुकी है, वो बेंच यहाँ पे मौजूद रहेगा। और उस बेंच में जो केसेस हमें नज़र आ रहे हैं वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की जो सियासत है उसके ऊपर भी बड़ा गहरा असरात छोड़ने जा रहे हैं। जैसा ही इमरान ने भी कहा कि ये जजमेंट रिव्यू वाला जो मामला है ये भी क्लोजअप होगा, लेकिन इसके साथ साथ फौजी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक अभी जो है वो एतजाज़ एहसन ने भी उसके क़याम को चैलेंज किया है। तो हो सकता है उस हवाले से भी फिर यही बेंच उसकी समातें करे और उसमें भी कोई बड़े आर्डर आ सकते हैं। तो इसी वजह से हमें यही नज़र आ रहा है कि जो नेक्स्ट वीक है वो हंगामा खेज होगा। सही है जी। अगला हफ्ता बड़ा डायरेक्टली तैयब बलोच साहब भी जो है ना वो कुर्बानी की बात कर रहे हैं, जो हंगामा खेजी की बात है, हंगामा खेजी भी हो सकती है और कुर्बानी से कब्ल कुर्बानी होती हुई भी नज़र आ रही है। अहम खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ तीनों नुमाइंदगान में किसके पास क्या खबर है? कोई ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि हमारे व्यूअर्स को हम ब्रेक करने से पहले दीगर लोगों से पहले बता दें। देखिए, खबर तो फिर जो ये है कि देखना ये होगा कि आइंदा हफ्ते
क्योंकि पहले इमरान अपना जो एक सियासी जमात के सरबराह हैं वो एक पटिशन लेके आए थे आर्टिकल 245 के खिलाफ, और उसमें उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो वो पटिशन उस सियासी जमात के सरबराह की एतराज़ लग के वापस हो गई थी। अब एक और पटिशन एक और सियासी जमात के जो कहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरीके से ऑन नहीं करते, वो भी एक पटिशन फौजी अदालतों में और सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ लेके आए हैं। देखना ये होगा जो फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या जो सियासी जमात की दरखास्त एतराज़ लग के वापस हुई है, क्या ये दरखास्त भी वापस होगी? लग तो ये रहा कि अगर उस पर एतराज़ लगे हैं तो इस पर भी एतराज़ लग के अगले हफ्ते तक ये दरखास्त वापस हो जाएगी। ठीक है, आपको लग रहा है कि इसको वापस भेज दिया जाएगा। जुल्करनैन, आपके पास कोर्ट से क्या बड़ी और अहम खबर है? मैं वैसे थोड़ी देर पहले इसका हिंट करा चुका हूँ, जो कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी उसमें चलें थोड़ी सी चीज़ मज़ीद क्लियर कर देते हैं। जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है ये टाइम फिश होने जा रहा है जी अगले 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 वर्किंग डेज में मंडे से। और जब ये जाएगा तो उसके बाद फिर आगे आप देख लीजिएगा कि इलेक्शन वाला मामला 14 मई क्लॉक रिवर्स तो नहीं हो सकती, लेकिन होंगे कब, इस हवाले से एक फार्मूला ज़रूर वो इलेक्शन चीज़ जो है बजट की मंजूरी के बाद इन्होंने आगे करना है। अटॉर्नी जनरल ने देना था, जो अदालत ने भी इस बात का हिंट दिया था कि अटॉर्नी जनरल साहब इस पर काम कर रहे हैं। देखें वो क्या फार्मूला देते हैं क्या नहीं देते। अलबत्ता इस हद तक अभी हम सिर्फ ये जरूर कह सकते हैं कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट मुझे घर जाता नजर आ रहा है। जुल्करनैन साहब से पूछ रही है, खबर दे रहे हैं, तज्जिया दे रहे हैं तो ये खबर तो फिर जजेस ही दे सकते हैं। देखिए इनके तज्जिये में भी खबर है और ये खबर अगर दुरुस्त साबित होगी, वो तज्जिया ही क्या जिसमें खबर ना हो। बिल्कुल, वो तज्जिया क्या जिसमें खबर ना हो। तो ये आपके पास क्या तज्जिया प्लस खबर है, ये बताएं हमें। जी, तज्जिया तो और ख़बर भी यही है कि हुकूमत जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि चीफ जस्टिस या जो ये 3 रुकनी बेंच है, ये बेंच जो है वो अपनी इतनी हद तक ना जाए कि हुकूमत के लिए मुश्किलात पेश हों। और इसी वजह से आपने भी देखा ये जो भी नया कानून आ रहा है जिसमें इन्होंने देखें इख्तियार सदर से भी ले लिया कि आप जो है वो तारीख नहीं दे सकते, तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीख दे दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी इख्तियार नहीं है तारीख देने का। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करने जाएगी या जा रही है, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि कुर्बानी होने जा रही है, तो हुकूमत भी जो है वो पीछे नहीं हटेगी और हुकूमत की जानिब से भी जो है वो कोई बड़ी जो है वो काउंटर हो सकता है या किया जा सकता है इनको। सही जी, अभी देखा ये जा रहा है कि हुकूमत और अदलिया जो है वो आमने सामने है। बड़े अहम जो केसेस हैं इस वक्त ज़ेर समात हैं, और जो इलेक्शन से मुतल्लिक केस है जो कि गुज़श्ता कई माह से ज़ेर इल्तवा है, वो अब आप अपने हतमी जो अंजाम है उस तक नज़र आ रहा है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के दलाइल जो हैं तक मुकम्मल हो चुके हैं और आइंदा हफ्ते किसी भी वक्त जो फैसला है वो आ सकता है। साथ ही साथ जो हमारा 3 नुमाइंदगान पर मुश्तमिल खसूसी बेंच है उसने तो ये प्रेडिक्शन कर दिया है कि आइंदा हफ्ता जो है वो बड़ा अहम साबित होने वाला है अदालत उज़्मा की तरफ से, क्योंकि कुछ अहम फैसले जो हैं वो हो सकते हैं। क्योंकि इससे कबल देखा गया कि बड़ा स्पीडी इस तमाम तर मामले को सुना भी गया, लेकिन अब आइंदा चंद दिनों के बाद क्योंकि कोर्ट की अपनी छुट्टियां भी हैं, मौसम गर्मा की तातीलात भी शुरू हो जाएंगी और मीन वाइल जो बकरा ईद है वो भी है, तो ईद की छुट्टियां और मौसम गर्मा की तातीलात, इससे कबल अदालत की कोशिश होगी कि इसको वाइंड अप करके कोई ना कोई फैसला जो है वो सुनाया जाए। तो प्रोग्राम कोर्ट राउंड अप के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। गुज़श्ता हफ्ते की तो तमाम तो बातें हो चुकी, आइंदा हफ्ते से मुतालिक भी आपको अपना तज्जिया दे दिया। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कोर्ट राउंड अप के एक नए एपिसोड के साथ। हमारे साथ रहिएगा। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरा, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोर जॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। केटी बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।